बिहार में विपक्ष की सियासत जहां से शुरू हुई थी, इतने महीनों बाद भी इंडिया गठबंधन की गाड़ी इस वक्त वहीं अटकी हुई है। वजह है सीट शेयरिंग, क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा विधायकों वाली पार्टी आरजेडी इस बार कांग्रेस के पाले से कुछ सीटें खींचने का मन बना चुकी है। तेजस्वी यादव भले ही पटना से दिल्ली मंथन करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन वो कांग्रेस के सामने शर्त रख चुके हैं। वो शर्त ये है कि पिछले चुनाव के मुकाबले सीटों पर कॉम्प्रोमाइज करने की, क्योंकि तेजस्वी यादव जानते हैं, समझते हैं और दावा करते हैं कि अगर बिहार का चुनाव जीतना है तो आरजेडी को ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना होगा। इसके लिए सहयोगियों को भी आरजेडी के फैसलों का समर्थन करना होगा। लेकिन कांग्रेस पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा सीटों की डिमांड कर चुकी है और यही वजह है कि सीट शेयरिंग पर बात दिल्ली तक पहुंच गई है। खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई, जिसमें सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर पूरा फोकस है। वैसे सीएम फेस पर करीब करीब सहमति बन चुकी है, लेकिन कांग्रेस ज्यादा सीटों की डिमांड कर रही है। ऐसे में कांग्रेस के सामने तेजस्वी यादव ने शर्त भी रख दी है, यानी तेजस्वी यादव नहीं चाहते कि कांग्रेस ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, तो वहीं कांग्रेस बिहार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। तो दूसरी तरफ लेफ्ट वीआईपी की डिमांड भी बढ़ने लगी है। अगर 2020 के चुनाव में महागठबंधन के गणित को समझे तो आरजेडी 144 सीटों पर लड़ी, 75 सीटें जीती। कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी, महज 19 सीटों पर ही जीत मिली। लेफ्ट पार्टियों के खाते में 29 सीटें आई, जिसमें से 16 सीट पर कामयाबी मिली थी और महागठबंधन के खाते में 110 सीटें आई, लेकिन सरकार बनाने से चूक गए। और ऐसे में इस बार टारगेट सीएम की कुर्सी का है, जिसके लिए दिल्ली मंथन में सीटों का सलूशन निकाला जा रहा है। कल हमने आपको दिखाया था कि कैसे चुनावी सीजन में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार वासियों को बड़ी सौगात दी, मोतिहारी को मुंबई बनाने का वादा किया और अब इन्हीं वादों पर तेजस्वी यादव मोदी विरोध में कैंपेन सॉन्ग लॉन्च कर चुके हैं। सोशल मीडिया पर भी मोदी मोदी लिख रहे हैं। इसके पीछे की रणनीति क्या है? आखिर क्यों नीतीश कुमार की जगह प्रधानमंत्री मोदी बिहार में विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं? इसे भी समझिए। बिहार का संकल्प अटल, बिहार का संकल्प अटल, एनडीए के साथ हर पल, एनडीए के साथ हर पल। ये स्लोगन नहीं, बिहार के सियासी भविष्य का रोड मैप है, जो अब विरोधियों को हजम नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्लोगन दिया तो तेजस्वी यादव इसके जवाब में कैंपेन सॉन्ग लेकर आ गए हैं। तेजस्वी यादव के कैंपेन सॉन्ग में सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना है। साथ ही बंद पड़ी चीनी मिल को फिर से शुरू करने के वादे निभाने का जिक्र भी किया गया है। वहीं ये भी कहा गया है कि बिना चुनाव के पीएम मोदी बिहार नहीं आते हैं। यानी विपक्ष ये मान चुका है, बिहार में नीतीश नहीं बल्कि पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव होने वाला है। ऐसे में तेजस्वी यादव उन तमाम मुद्दों का अनोखे अंदाज में जिक्र कर रहे हैं, जिससे एनडीए की सरकार को घेरा जा सके। पटना शूटआउट केस में बिहार पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बिहार पुलिस ने शूटआउट में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ साथ बिहार बंगाल बॉर्डर पर आपको बता दें, एसआईटी ने आरोपियों पर शिकंजा कसा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि शूटआउट को लीड करने वाले तौसीफ बादशाह अब तक फरार है। लेकिन जिन लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है वो भी शेरू गैंग से ही जुड़े हैं, क्योंकि शेरू गैंग पर ही पटना शूटआउट कांड को अंजाम देने का आरोप है। तस्वीरें बिहार बंगाल बॉर्डर की है। देखिए कैसे नेशनल हाईवे पर पुलिस की टीम ने इन्हें धर दबोचा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी बंगाल पुलिस और बिहार पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन जारी है। कोलकाता के न्यू टाउन इलाके से 2 लोग पकड़े गए हैं। पुलिस सूत्रों के माने तो जिन 5 आरोपियों को सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है, जो आर्म्स लेके अस्पताल में घुस रहा है, उनके साथ ये दोनों आदमियों का फोन में जो कन्वर्सेशन है उसका लिंक मिला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि शूटआउट को लीड करने वाला तौसीफ कहाँ है? बिहार पुलिस ने 5 आरोपियों को बॉर्डर से पकड़ा है। 5 आरोपियों के शेरू गैंग के सदस्य होने के साक्ष्य मिले हैं। क्या ये आरोपी बांग्लादेश भागने के फिराक में थे? क्या बंगाल रूट पर कोई मददगार था? पुलिस जांच में जुटी है कि इस शूटआउट के तार कहां से जुड़े हैं। इन शूटर्स के पीछे और कौन है जो इनकी मदद कर रहा है। गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या के तार बंगाल से जुड़ रहे हैं। मर्डर के पीछे शेरू गैंग का नाम भी सामने आ रहा है, जो कि अभी बंगाल के पुरुलिया जेल में बंद है। हत्या के 4 दिन पहले चंदन और शेरू के बीच बातचीत हुई थी। दरअसल चंदन और शेरू ने एक साथ जुर्म की दुनिया में कदम रखा था और फिर दोनों के बीच दरार आ गई थी। चंदन के पैरोल पर जेल से बाहर निकलने के बाद शेरू उस पर नजर रखवा रहा था। गैंगस्टर के मर्डर से 4 दिन पहले शेरू ने चंदन को कॉल किया था, जिसमें शेरू सिंह ने चंदन मिश्रा से उसका हालचाल पूछा। जिसके बाद चंदन ने शेरू से कहा कि हमारी रेकी क्यों करवा रहे हो। शेरू ने इस पर जवाब दिया कि ऐसी कोई बात नहीं और रेकी की बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो गई। थोड़ी देर की बातचीत के बाद दोनों के बीच फोन पर ही लड़ाई होने लगी। बात गाली गलौज तक पहुंच जाती है और फिर एक दूसरे को देख लेने की धमकी देने लगते हैं।
जानकारी के मुताबिक शेरू ने बंगाल के पुरुलिया जेल से चंदन को कॉल किया था और जेल के अंदर से ही शेरू सिंह ने चंदन मिश्रा की हत्या की साजिश रची। सूत्रों के मुताबिक शेरू ने हत्या के लिए तौसीफ को 10 लाख रुपए की सुपारी दी थी। इसी बातचीत के 4 दिनों के बाद पटना में चंदन मिश्रा की हत्या हो जाती है। हत्या का आरोप शेरू सिंह के गुर्गों पर लगा। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में बंगाल कनेक्शन की जांच में भी जुट गई है। बिहार में चुनावी वादों की झड़ी लगी हुई है। सत्ता पक्ष तेजी से योजनाओं को धरातल पर यहां उतारता हुआ दिखाई दे रहा है। मुफ्त बिजली की सौगात दे रहा है। तेजस्वी यादव नई स्कीम लेकर आ रहे हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस ने रोजगार मेला लगाकर बिहार में खेला करने की कोशिश की है। पटना में भारतीय युवा कांग्रेस की ओर से किए गए इस आयोजन में युवाओं की जो भीड़ उमड़ी, उससे कांग्रेस बेहद उत्साहित है। ज्ञान भवन में लगे इस रोजगार मेले के जरिए एक और कांग्रेस ने जहां युवा मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की है, वहीं बिहार से रोजगार के लिए होने वाले पलायन को अपना चुनावी मुद्दा भी बना लिया है। कांग्रेस ने इस मेले के जरिए ये संकेत दिया कि वो बिहार में इस बार पूरे दमखम के साथ प्रचार में उतरने वाली है। रोजगार मेले में करीब 200 कंपनियां शामिल हैं, जो बिहार के हजारों युवाओं को उनके स्किल के आधार पर हायर करने वाली हैं। इस रोजगार मेला के जरिए राहुल बिहार में कोई बड़ा खेला कर पाते हैं या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर पहुंचे यूपी के मंत्री ए.के. शर्मा को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान जब मंत्री ए.के. शर्मा से बिहार में बिजली फ्री करने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने गजब ही समझाया। बिहार में फ्री है लेकिन बिजली आएगी तब न फ्री होगी। बिजली आएगी नहीं तो फ्री कही जाएगी। न बिजली आएगी न बिल आएगा। फ्री हो गई, हम बिजली दे रहे हैं। सीएम योगी दिल्ली में है लेकिन हलचल लखनऊ में हो रही है। चर्चा है कि यूपी मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। फिलहाल दिल्ली दौरे पर सीएम योगी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। यानी यूपी में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार और बदलाव हो सकता है। दरअसल योगी मंत्रिमंडल में अभी 54 मंत्री हैं। मंत्रिमंडल में अधिकतम 60 मंत्री हो सकते हैं, यानी मंत्रिमंडल में अभी 6 पद खाली हैं। नए चेहरे मंत्रिमंडल में हो सकते हैं शामिल। कुछ मंत्री संगठन भेजे जा सकते हैं। बीजेपी संगठन में भी बदलाव किया जा सकता है। वहीं खराब प्रदर्शन और भ्रष्टाचार की शिकायतों के आधार कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। मंत्रिमंडल में नए चेहरों को मौका देने का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए संदेश देना भी है। इस मुलाकात में यूपी के अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच यूपी बीजेपी अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा हुई। यूपी के निगम आयोग बोर्ड में अभी कई पद खाली हैं, इसको लेकर भी बातचीत हुई। साथ ही मनोनीत पार्षदों की लिस्ट को लेकर भी मंथन हुआ। पंचायत चुनाव की तैयारियों को भी दोनों के बीच बात हुई। दरअसल यूपी में अभी पंचायत चुनाव होने हैं और पंचायत चुनाव ही 2027 का रास्ता साफ करेगा। उससे पहले ये मुलाकात कई मायनों में अहम है। महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी विवाद का जो मामला है वो तूल पकड़ते जा रहा है। इस बीच भाषा विवाद में भाषा की ही मर्यादा टूटते जा रही है। कोई नेता किसी को पटक कर मारने की बात कर रहा है तो कोई समंदर में डुबो कर मारने की बात कह रहा है। निशिकांत दुबे पर अब आपको बता दें, राज ठाकरे के बयान के बाद विवाद बढ़ते जा रहा है। राज ठाकरे ने बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे को चैलेंज कर दिया है कि मुंबई आओ, समंदर में डुबो कर मारेंगे। और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे के इसी बयान के बाद एक बार फिर मराठी बनाम हिंदी विवाद ने तूल पकड़ लिया है। तो मुंबई में आ जाओ, मुंबई के समुद्र में डूबे कर मारेंगे। राज ठाकरे का ये बयान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के उस बयान का पलटवार है, जिसमें दुबे ने कहा था, अगर बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक कर मारेंगे। यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। हालांकि राज ठाकरे के बयान के बाद निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि मैंने राज ठाकरे को हिंदी सिखा दी। बीजेपी और मन से भाषा विवाद को लेकर आमने सामने है। हिंदी और मराठी की लड़ाई में भाषा की मर्यादा को जरूर बचाना चाहिए। वहीं हिंदी बनाम मराठी विवाद के बीच जी न्यूज की टीम मुंबई के भिंडी बाजार पहुंची और वहां मौजूद लोगों से भाषा विवाद पर बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं लोगों का क्या कहना है। पॉलिटिकल मुद्दा वो कह रहे बार कि मराठी अस्मिता का मुद्दा है। वो तो पॉलिटिकल इशू है, उसके बारे में मुद्दे के बारे में बात नहीं करते। हम आम आदमी हम अपने बारे में बात कर सकते हैं, अपने काम के बारे में बात करते हैं, रोजगार के बारे में बात करते हैं। पॉलिटिकल मुद्दे के बारे में हम नहीं बात करते। गलत है सर। हिंदुस्तान है तो हिंदी भाषा हर कोई को आता है, हिंदी भाषा यूज करना चाहिए। मराठी जिसको नहीं आता है तो कहाँ से सीखेगा बात। महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना पड़ेगा। मेरा सबसे सहमत हूँ, बहुत सही करते हैं वो। मराठी सबके दिलों में बसना चाहिए। महाराष्ट्र है तो क्या है, मराठी बोलना ज़रूरी थोड़ी ना है, हिंदी भी बोल सकता है। हिंदू भारत है, हमारा हाथ भी बंधा हुआ नहीं है भाई। अब नहीं बोल पाएगा तो उसको आप मारेंगे क्या? नहीं, गलत बात है वो। मराठी भी आना ज़रूरी है, पर ये कहते हैं ना आदमी मारना काटना अच्छा नहीं।
जब जिसको बोलना आएगा वही तो बोलेगा, जिसको नहीं आता कैसे बोलेगा। हाँ, मार के नहीं सिखाना चाहिए, जो अपनी मर्जी से जो करता है उसे करने दीजिए, किसी को मारना तो गलत है ही है। दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक कावड़ रूट पर नॉनवेज की दुकानें नहीं खोलने के आदेश है। गाजियाबाद में हिंदू संगठनों ने KFC रेस्टोरेंट के खिलाफ मोर्चा खोला तो पूरा का पूरा रेस्टोरेंट ही वेज हो गया है। तो ये तो गलत है ना। ये 2 तस्वीरें देखिए। गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में एक KFC रेस्टोरेंट था। हिंदू संगठनों ने मीट बिक्री पर आपत्ति जताते हुए हंगामा किया तो पूरा रेस्टोरेंट अब पूरी तरह से शाकाहारी हो गया है। जिस KFC की पहचान ही नॉनवेज है, अब वो सिर्फ वेजिटेरियन फूड बेच रहा है। इसके लिए बाकायदा रेस्टोरेंट के गेट पर नोटिस भी चस्पा किया गया है कि रेस्टोरेंट में सिर्फ शाकाहारी खाना उपलब्ध है। और ये बदलाव हिंदू संगठनों के हंगामे के बाद किया गया। प्रदर्शन के बाद अब यहाँ के KFC प्रबंधन ने अपने रेस्टोरेंट में मांसाहारी भोजन की बिक्री फिलहाल बंद कर दी है। हालांकि जब इस विषय में रेस्टोरेंट के प्रबंधन और स्टाफ से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन ग्राहकों ने इस फैसले को सही बताया। वो सावन का महीना इतना पावन महीना होता है, उसमें सही है। और हो सकता है कि हिंदुओं ने जो प्रदर्शन किया था उसके बाद से बंद किया हो। दरअसल हिंदू संगठनों ने KFC पर नॉनवेज बेचने और कावड़ियों की भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया था। भारी हंगामे के बाद अब KFC पूरी तरह से फिलहाल के लिए वेजिटेरियन हो गया है। उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा को लेकर योगी फोर्स ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस बार एक खास पहल देखने को मिली। पुलिस के जवान कावड़ियों के साथ भगवा वस्त्रों में नजर आ रहे हैं और भगवा कपड़े में पुलिसकर्मी को हर कांवड़ शिविर में तैनात किया गया है। बाकायदा कावड़ियों की तरह पुलिसकर्मी भगवा वस्त्र धारण किए हैं। अगर रास्ते में किसी भी शिव भक्त को किसी तरह की परेशानी हो और वो पुलिस के पास नहीं आ पा रही है तो ये शिव भक्त उनके पास जाएंगे और उनकी समस्या का समाधान करेंगे, चाहे वो कावड़ खंडित होने को लेकर हो या फिर कावड़ियों के बीच में झगड़ा हो। भगवा वस्त्रों में यूपी पुलिस के जवान हर शिविर में अलर्ट मोड में तैनात हैं। उनका मकसद सिर्फ सुरक्षा देना नहीं बल्कि श्रद्धालुओं में भरोसा पैदा करना भी है। अगर कोई बात हो जाती है, भोलों का कोई दुर्घटना हो जाती है तो हम लोग तुरंत मौके पे पहुंचेंगे। मौके पे पहुंच के वहाँ भोलों को समझाएंगे कि हम लोग भी भोले हैं और आप अपना रास्ता चलें। यात्रा मार्ग पर CCTV कैमरों की निगरानी से लेकर मेडिकल इमरजेंसी तक हर मोर्चे पर प्रशासन अलर्ट है। CM योगी के आदेश पर भगवा कपड़ों में पुलिस की ये पहल सामाजिक समरसता और सुरक्षा का अनूठा मेल बनकर उभरी है। कावड़ पथ पर आपने आस्था के एक से बढ़कर एक रंग देखे होंगे, लेकिन आज आपको दिखाते हैं आस्था और श्रद्धा का एक ऐसा रंग जो शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। 14 महीने का नन्हा कावड़िया हिमांशु अपने परिवार के साथ देवभूमि हरिद्वार से कावड़ का जल लेकर निकला है और बागपत जा रहा है, जहां पूरा महादेव में 23 जुलाई को ये भोले बाबा का जलाभिषेक करेगा। हिमांशु महज 14 महीने का भोला है जो अपने टॉय साइकिल पर सवार होकर परिवार के साथ अपनी पहली कावड़ यात्रा कर रहा है। साइकिल के हैंडल पर जल की 2 छोटी केन हैं, जिनमें गंगा जल लेकर आया है। भोले बाबा की इच्छा से हुआ है जी, तो जाएंगे, प्रसाद तो चढ़ाना पड़ेगा। हिमांशु अपने परिवार के साथ 16 जुलाई को यूपी के बागपत से हरिद्वार के लिए निकला था और अब जल लेकर वापस बागपत की ओर बढ़ रहा है। बच्चे के साथ कावड़ यात्रा में परिवार के अन्य सदस्यों को भी काफी आनंद आ रहा है। बड़ा अच्छा लग रहा है और इसके साथ में सफर भी बहुत अच्छा जा रहा है हमारा और भोले बाबा के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है ये। हिमांशु के परिवार का कहना है कि उन्हें पूरे कावड़ मार्ग पर किसी तरह की कोई परेशानी या समस्या नहीं हुई। छोटे बच्चे के साथ भी वो पूरे आनंद और श्रद्धा के साथ अपनी कावड़ यात्रा आराम से कर रहे हैं। हाल के दिनों में कई पत्नियां अपने पतियों को मौत के घाट उतारने की वजह से चर्चा में है। आपको बता दें, समाज में रिश्तों की कोई अहमियत अब नहीं रह गई है, लेकिन इन सब के बीच यूपी के मोदी नगर की एक महिला घोर कलयुग में भी सावित्री बन गई है और चलने में असमर्थ अपने पति को कावड़ यात्रा करा लाई है। जिसने भी इस महिला को देखा हैरान रह गया। पति को पीठ पर लाद कर इस महिला ने अपने पति की कावड़ ले जाने की इच्छा पूरी कर दी। पति बीमारी की वजह से चलने में असमर्थ, उस पर से 2 छोटे बच्चे, लेकिन परिवार के प्रति समर्पण और शिव की भक्ति में इसने 170 किलोमीटर की कठिन कावड़ यात्रा पूरी कर ली। इससे पहले तक इसका पति हर साल कावड़ लेकर जाता था, लेकिन रीढ़ का ऑपरेशन होने के बाद चलना फिरना बंद हो गया था। हर साल तो ये लेकर आ गए थे कांवड़, तो अब के मैंने कहा चलो अब के मैं आपको कांवड़ लेकर मैं ही चलती हूँ, आपको निलाने के मैं ही लेकर चलती हूँ। महिला अपने पति के लिए सावित्री बन गई। जैसे सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान की जिंदगी अपने तप के बल पर वापस ले ली थी। कठिनाइयाँ तो आखिर झेलते आए हैं, आप क्या देखते हैं इस कठिनाई से हमें कुछ फल मिलेगा नहीं मिलता है। भगवान भोलेनाथ इस महिला को उसके इस तप का फल दे।
हम भी कामना करते हैं। कावड़ यात्रा रूट बम बम भोले के जयकारों से गूंज रहा है, लेकिन कुछ मौलानाओं को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हुई। मौलाना साजिद रशीदी ने कावड़ियों की तुलना आतंकियों से की, तो मुस्लिमों ने कावड़ियों पर पुष्प वर्षा करके करारा जवाब दे दिया। और जिन कावड़ियों की तुलना साजिद रशीदी ने आतंकियों से की, जिन शिव भक्तों को भगवा आतंकी कहा, उन्हीं शिव भक्तों पर मुस्लिम भाई पुष्प वर्षा कर रहे हैं। क्योंकि जिन नफरती शब्दों का इस्तेमाल साजिद रशीदी ने किया, मुस्लिमों ने कावड़ियों का स्वागत करके उनके मुंह पर करारा जवाब दिया है। तस्वीरें मुजफ्फरनगर की हैं। नंगे पैर और कंधे में गंगा जल लेकर जा रहे इन कावड़ियों की राह में मुस्लिमों ने फूल बिछाए हैं। अब जरा साजिद रशीदी का वो बयान सुनिए, जिसमें उन्होंने शिव भक्तों को भगवा आतंकी बताया। ये तो विधर्मी है, इनको तो आप इससे भी ज्यादा कहिए कि आतंक फैलाने वाले लोग हैं, दहशत फैलाने वाले लोग हैं। ये चोला पहनकर, भगवा चोला पहनकर ये आतंक फैला रहे हैं, ये भी उसी श्रेणी में आते हैं। इन तस्वीरों को देख साजिद रशीदी के पेट में दर्द जरूर हो रहा होगा, क्योंकि जिस कावड़ यात्रा को बदनाम करने की साजिश रची जा रही थी, मुस्लिमों ने उन्हीं कावड़ियों पर पुष्प वर्षा करके करारा जवाब दिया है। पश्चिमी भारत में इस बार मानसून प्रलय यहाँ पर लेकर आया है। गुजरात में तबाही मचाने के बाद अब मध्य प्रदेश और इसी के साथ साथ राजस्थान भी इसकी जद में है। राजस्थान के अजमेर में हालात और भी ज्यादा विनाशकारी हो गए हैं। यहाँ सड़कों पर पानी बह रहा है जैसे कोई उफनती नदी हो, और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने साथ बहा ले जाने पर आमदा है। इसी बहाव का शिकार यहाँ से गुजरता एक शख्स बन जाता है। वो जल की इस धारा में ऐसे बहने लगता है जैसे वो कोई कागज या प्लास्टिक का पुतला हो। बारिश के बाद एक तो पानी का ये विध्वंसक स्वरूप, उस पर से यहाँ की धार। शख्स चाहकर भी जमीन पर पैर नहीं जमा पाता। दोनों तरफ दुकानों पर खड़े लोग उसका हाथ थामने की कोशिश करते हैं। तभी एक मोड़ पर एक शख्स उसका थाम लेता है हाथ। दरअसल ये शहर अरावली पर्वत श्रृंखला की तारागाड़ पहाड़ी की ढाल पर स्थित है, इसलिए बारिश के दौरान यहाँ हर साल हालात कुछ यूं ही नजर आते हैं। उधर मध्य प्रदेश के दमोह में बारिश के बाद नदी और नाले उफान पर है, और ऐसे में लोग जान जोखिम में डालकर नदी और नाले पार कर रहे हैं। दमोह के आपको बता दूं, लापरवाही का एक ऐसा तस्वीर सामने आया है जहां पर एक बाइक सवार ने यहां पर अपनी जान पर बनाई और पुल पार करता हुआ दिखाई दिया। क्योंकि बारिश के बाद नाला उफान पर था और बाइक सवार ने लापरवाही बरतते हुए उफनते नाले में बाइक उतार दी। फिर क्या, जैसे ही बाइक नाले के बीचों बीच पहुंची, युवक बाइक समेत सैलाब में बहने लगा। गनीमत रही कि थोड़ी दूर बहने के बाद युवक एक पेड़ पर अटक गया और वहां पर गहराई कम थी, जिसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने युवक को सुरक्षित बाहर निकाला। ये तस्वीरें लापरवाही को उजागर करती हैं। सैलाब के बीच ऐसे बाइक निकालना जान पर भारी पड़ सकता है। ऐसे में सैलाब के बीच जरा संभल कर चलने की जरूरत है। देश में बारिश का दौर लगातार जारी है। इस कुदरती आफत से बचना तो मुश्किल है, लेकिन ये हालात और भी बिगड़ते जा रहे हैं। हमारी अनाप शनाप तरीके से की गई शहर की प्लानिंग और खराब डिजाइन की वजह से, जैसा कि हैदराबाद में हुआ था। बारिश के बाद फ्लाईओवर की स्थिति को देखकर हर कोई हैरान रह गया। जैसे ये कोई एलिवेटेड रोड नहीं, बल्कि एलिवेटेड स्विमिंग पूल हो। फ्लाईओवर के ऊपर 3 से 4 फीट पानी जमा हो गया, जैसे फ्लाईओवर का ड्रेनेज सिस्टम क्रैश हो गया हो। तस्वीरें जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कहां तो फ्लाईओवर जाम और जल जमाव से निकलने के लिए बनाया गया था, आज खुद उसके ऊपर जल जमा था। फ्लाईओवर के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई थी। पानी का लेवल देख हिम्मत किसी में आगे बढ़ने की नहीं हुई। पीछे मुड़कर फ्लाईओवर से नीचे जाना भी असंभव था। निचला हिस्सा तो पहले से ही तालाब बना हुआ था। फ्लाईओवर और उसके आसपास किए गए निर्माण को देखकर अब इसे बनाने वाले इंजीनियर्स सवालों के घेरे में है, और वो सरकार भी जिनके कार्यकाल में इसका निर्माण हुआ। वहीं राजस्थान में कुदरत का बदलापुर जारी है। हर तरफ बाढ़ की वजह से हाहाकार है। टोंक जिले में सैलाबी सितम ने जिंदगी पर ही ब्रेक लगा दिया है, जिसकी गवाही दे रही है ये तस्वीरें। चारों तरफ सैलाब है और बीच में ट्रक फंस गया। चालक ने पानी के बहाव के बीच ट्रक निकालने की कोशिश की। फिर क्या, सैलाब के आगे ट्रक बेबस नजर आया और जाम में नहीं, सैलाबी जाम में फंस गया। ट्रक के ड्राइवर और कंडक्टर भी कुदरती कोहराम में अपनी जान बचाने की गुहार लगाने लगे। जब एसडीआरएफ को सूचना मिली तो टीम रेस्क्यू के लिए पहुंची और बोट के जरिए ड्राइवर और कंडक्टर को सकुशल बचाया गया। तस्वीरें टोंक जिले के मालपुरा इलाके की है, जहां सहोदरा नदी उफान पर है, जिससे रास्ते समंदर बन गए और उसी बीच ये ट्रक सैलाब की चपेट में आ गया। एसडीआरएफ की टीम ने दोनों को रेस्क्यू कर बचा लिया, लेकिन अगर आप ऐसे सैलाबी रास्तों से गुजर रहे हैं तो सावधानी जरूर बरतिए, नहीं तो बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में झमाझम बारिश ने यहां जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़कें तालाब बन गई है, तो वहीं लोगों ने यहां आपदा को ही अवसर बना लिया।
बच्चे हो या बड़े पानी में मस्ती करते दिखे, जैसे सड़कों को स्विमिंग पूल समझ बैठे हों। ये मंदसौर की वो तस्वीरें हैं जहां शहर की सड़कों ने समंदर का रूप ले लिया है। तेज बारिश के बाद सड़कों पर इतना पानी भर गया कि लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना, इंसान जुगाड़ में माहिर होते हैं। मंदसौर के लोगों ने भी जल जमाव को ही मस्ती का मैदान बना डाला। कोई तैराकी कर रहा है तो कोई सड़क को ही वाटर पार्क समझ बैठा। कुछ लोग इस बारिश में जद्दोजहद करते दिखे, लेकिन कुछ लोग स्विमिंग पूल की तरह तैराकी करने लगे। लेकिन इस मस्ती के बीच बीमारियों का खतरा भी है। सड़क पर तेज रफ्तार में चल रही गाड़ियों का भी है। कहीं मस्ती के चक्कर में लापरवाही की वजह से हादसा न हो जाए। बरसात आती है, सैलाब से नुकसान होता है, लेकिन वो व्यवस्था का रियलिटी टेस्ट भी करती है। साथ ही साथ विकास के दावों की पोल भी खोल देती है। ये 4 तस्वीरें देखिए और तय करिए कि आपके इलाके का कितना विकास हुआ है। बरसात में बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं, अगर वो सही सलामत पहुंच जाएं तो सौभाग्य समझिएगा, क्योंकि सरकार की व्यवस्था के हाल तो देख ही रहे हैं। ये यूपी, एमपी और झारखंड की तस्वीरें हैं। कीचड़ से सनी सड़क है, बच्चों के कंधों पर स्कूल बैग टंगा, अब इस रास्ते पार करना है। देखिए, सड़क ना होने की वजह से इन बच्चों को कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है। कुछ ऐसा ही हाल उत्तर प्रदेश के अमरोहा का है, जहां बचरायू इलाके में जलभराव से जनता परेशान है। स्कूली बच्चों को आप देख सकते हैं कैसे एक दीवार के सहारे रास्ते को पार कर रहे हैं। जरा सी असावधानी हो जाए तो किसी भी वक्त पानी में गिर सकते हैं। झारखंड की सरकार तो स्कूलों में पढ़ाई के साथ एडवेंचर भी करा रही है। सड़क ना होने की वजह से कैसे बच्चों को पुल से चढ़कर स्कूल जाना पड़ रहा है। कुछ ऐसा हाल एमपी के शहडोल का है। देखिए कैसे सैलाब के बीच ये बच्चियां पुल पार कर स्कूल जा रही हैं। जान जोखिम में डालकर ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं। किसी भी वक्त कोई हादसा हो सकता है। बिहार के कैमूर में लगातार बारिश की वजह से नदी और नाले यहां उफान पर है। गोरिया नदी में आई बाढ़ की वजह से 8 गांव के किसानों की करीब 2000 एकड़ फसल जलमग्न हो चुकी है। कुदरत की मार से परेशान अन्नदाता प्रशासन की बेरुखी से नाराज है और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बाढ़ आया था, धान बर्बाद हो गया था, हम वीडियो डाले थे। सीओ, बीडीओ, एसडीएम, डीएम सबके यहाँ वीडियो गया था। कोई जिला प्रशासन के कानों में जू नहीं रहेगा और सब लोग अपने अपने बस्ते में हाथ डाल के बैठे हुए हैं। मॉनसून सीजन में हर साल यही स्थिति होती है। लोगों के सामने विकल्प नहीं। गोरिया नदी में आए उफान से सड़क पर 2 फीट से ज्यादा पानी भरा है। सड़क नजर नहीं आ रही, फिर भी लोग यहाँ से निकलने से मजबूर है। सबसे ज्यादा चुनौती कनेक्टिविटी की है, क्योंकि ये सड़क एक साथ कई गांव को आपस में जोड़ती है। लेकिन यहाँ पानी भरने की वजह से लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में कई लोग खतरों का खिलाड़ी बनने से बाज नहीं आते हैं। देखिए, जलभराव से अचानक इस शख्स की बाइक ही बंद हो गई, लेकिन फिर भी किसी तरह से इस चुनौती का सामना करते हुए बाइक को यहाँ से निकाल ही लिया। एक तरफ मौसम की मार है तो दूसरी तरफ कैमूर में ग्रामीण प्रशासन की अनदेखी से परेशान है और राहत का इंतजार कर रहे हैं। वहीं राजस्थान में बाढ़ और बारिश की वजह से कई जिलों में हालात बहुत खराब है। अजमेर में तो स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, जहां पर बारिश में हादसे की तस्वीर भी सामने आई है। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी आज अजमेर में बाढ़ और बारिश का जायजा लेने के लिए निकले थे, जहां पर उनको जगह जगह पर जल जमाव दिखा, जिसके बाद उन्होंने अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि अवैध अतिक्रमण जल जमाव का एक बहुत बड़ा कारण है। जल्द से जल्द हटा दे, नहीं तो बरसात के बाद प्रशासन खुद बड़ी कार्रवाई करेगा। वहीं राजस्थान के कई जिलों में आज भी भारी बारिश का दौर जारी है। राजस्थान के कुंभलगढ़ क्षेत्र में बादलों ने ऐसी स्ट्राइक की है कि तालाब तक यहां फूट गए हैं और सैलाब ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। कुदरत के कहर की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां सड़कें समंदर बन चुकी हैं और तालाब ओवरफ्लो हो रहा है। जल प्रहार की डराने वाली तस्वीरें देखिए। रिहायशी इलाकों में घरों के बाहर खड़ी बाइक के इंजनों तक भी सैलाब अब कहर मचा रहा है। बाइक का इंजन नजर नहीं आ रहा और सैलाब का बहाव इतना तेज है कि किसी को भी अपने साथ बहाकर आगे ले जा सकता है। पूरा रिहायशी इलाका आसमानी सितम की चपेट में है। लोग घरों में कैद हैं। यहाँ सड़क पर सैलाब का झरना फूट पड़ा है। सड़क पानी से लबालब है। फिर भी कुछ युवक छाता लिए इस उफनती सड़क को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। रिहायशी इलाके तो सैलाब की चपेट में है ही, लेकिन खेत खलिहान भी पानी में डूबे को दिखाई दिए। लोग कुदरत के कहर से त्राहिमाम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बारिश के बाद आई बाढ़ की वजह से कई जिले यहां पर प्रभावित हुए, लेकिन सबसे ज्यादा असर पड़ा है मिदनापुर जिले का, जहां पर फंसे हुए हैं लाखों लोग, जिन्हें सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने के लिए रेस्क्यू टीमें लगातार जुटी हुई हैं। स्थानीय प्रशासन के साथ ही एसडीआरएफ और सेना की टीमें इस काम में जुटी हैं।
मिदनापुर के घाटाल का हाल और भी बेहाल नजर आ रहा है। बारिश का दौर थमा है, लेकिन बाढ़ का पानी उतरने का नाम नहीं ले रहा है। इस इलाके में 8 से 10 फीट तक पानी जमा है। जाहिर है ज्यादातर घर डूब गए हैं। लोगों ने छतों पर या फिर दूसरी मंजिल वाले घरों को ठिकाना बना लिया है। ट्रांसफार्मर डूब गए हैं तो बिजली की सप्लाई भी नहीं है, जिससे यहाँ कम्युनिकेशन सिस्टम ध्वस्त हो गया है। लोग नाव के जरिए नेशनल हाईवे पर बनाए गए राहत शिविरों से पीने का पानी और खाद्य सामग्री ला रहे हैं। दुकानें, दफ्तर, स्कूल, अस्पताल सब पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में लोगों तक इमरजेंसी सेवाएं पहुंचाना प्रशासन के लिए अब एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। और देखिए, बारिश की वजह से देश के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं और तबाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। बावजूद इसके लोग ऐसी हालत में भी बाहर सड़कों पर निकलते हैं और कभी मजबूरी में तो कई बार अति उत्साह में अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं। झारखंड के लोहरदगा से ऐसी ही तस्वीर सामने आई। यहाँ बहने वाली स्थानीय नदियां उफान पर है, बावजूद लोग शॉर्टकट लेने से नहीं चूकते। एक ऑटो चालक ने भी पुल की बजाय शॉर्टकट अपनाया। दिलेरी दिखाने के चक्कर में ऑटो लेकर नदी में उतर तो गया, लेकिन फंस गया। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से रस्सी के सहारे ऑटो को खींचकर बाहर निकाला गया। एक दूसरी तस्वीर आई कोटा के मवासा से, जहां तेज धार में एक कार लगभग बह चली थी, लेकिन गाड़ी में बैठे लोगों ने सतर्कता दिखाई। बजाय गाड़ी को रफ्तार देने के, कार सवार गाड़ी से तेजी से नीचे उतरे और गाड़ी को धक्का देकर पानी के तेज बहाव से बाहर निकाला। कल भारत और पाकिस्तान के बीच बर्मिंघम में क्रिकेट मैच का मुकाबला होने वाला है, जहां भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी एक साथ मैच खेलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इस मैच से पहले देश में खिलाड़ियों की देशभक्ति पर अब सवाल उठने लगे हैं। ये वो सवाल है जो पूरा हिंदुस्तान पूछ रहा है। शाहिद अफरीदी जैसे पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ मैच, जिसने हमारी सेना के खिलाफ रैली की थी, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जहर उगले थे, क्या ऐसे कट्टर जिहादी सोच वालों के साथ क्रिकेट का मैच सही है? मैच तो वैसे नहीं खेलना चाहिए, जो सही चीज़ है, क्योंकि उन्होंने भी 2-3 महीने पहले अब हमला किया हमारे भारतीयों के ऊपर, तो उसको तो बाइकाट करना चाहिए। जब आप पानी जैसी चीज़ों को वहाँ सप्लाई रोक रहे हैं तो मैच कोई जरूरी चीज़ तो है नहीं कि आप मैच करवाइए। ये तो नहीं खेलना चाहिए यार, इसके साथ तो इसका व्यवहार ही अच्छा नहीं है पाकिस्तान का। तो ये तो हमारे जवानों का हौसला तोड़ने में तुले हुए हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ अपने सभी तरह के संबंध खत्म कर दिए थे, लेकिन एक बार फिर से इंडिया पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को लेकर लोगों में आक्रोश है। वादी गतिविधियों से जुड़े हुए लोगों के साथ कोई भी संबंध नहीं रखना चाहिए, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे वो खेल हो। पाकिस्तान से अभी ना कोई मैच होना चाहिए, ना ही उनसे कोई इस तरह के संबंध होने चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मुकाबला सिर्फ खेल नहीं बल्कि जज्बात है। लेकिन सवाल है कि युवराज पठान जैसे खिलाड़ी जिन्हें देश ने इतना प्यार दिया, क्या वो इस मैच में देश के दुश्मनों के साथ हाथ मिला पाएंगे? उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का नेटवर्क चलाने वाले छांगुर बाबा को लेकर हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। छांगुर बाबा की छपवाई किताब पर अब बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें उसके एंटी हिंदू प्लान से अब पर्दा उठा है। कैसे छांगुर लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए किताब का सहारा लेता था और इस किताब का कनेक्शन भी पाकिस्तान से निकला है। जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी है, इस प्लान के पीछे कहीं सीमा पार वाली साजिश तो नहीं है। क्योंकि छांगुर बाबा के सबसे बड़े राजदार रशीद ने जो खुलासा किया है वो चौंकाने वाला है। छांगुर लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए किताब का सहारा लेता था। किताब लाहौर पब्लिकेशन की कॉपी की गई थी और इसमें धर्मांतरण को लेकर इस्लाम कबूल करने की बातें लिखी गई थी। रशीद ने जो खुलासा किया है उससे छांगुर के एंटी हिंदू प्लान। छांगुर की किताब में कुछ अंश लाहौर पब्लिकेशन की किताब के थे। इस किताब में धर्मांतरण की बात छपवाई गई थी। इसमें लिखा है कि अल्लाह ने इस्लाम कबूल करने वालों को नहरों से भरी जन्नत में बेहतरीन घर देने का वादा किया है। पाक इरादे से इस्लाम कबूल करना दुनिया की सारी दौलत से बेहतर है। छांगुर इसके जरिए भारत नेपाल बॉर्डर के गांव को निशाना बना रहा था और उसका लक्ष्य हर गांव में इस किताब को छुपवाना था। आतंक पर एक्शन से सीमा पार बैठे दहशतगर्दों के आका बौखला गया है और आतंकियों के लिए अब रोज नई नई भर्तियां निकाल रहे हैं। श्रीनगर में एक ऐसे ही मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है, जिसके बाद सीआईए एक्शन में आ गई है। क्योंकि सीमा पार बैठा दुश्मन फिर साजिश रच रहा है। ऐसे में काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर अब्दुल्ला गाजी के स्लीपर सेल पर शिकंजा कसा है और 4 जिलों में 10 जगहों पर एक साथ छापेमारी की है। सूत्रों के मुताबिक ये मॉड्यूल युवाओं को आतंकी बनाने का काम कर रहा था।
CIK के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ये नेटवर्क अब्दुल्ला गाजी के संपर्क में था, जो जैश-ए-मोहम्मद का एक सक्रिय कमांडर है और इस वक्त पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा है। छापेमारी के दौरान डिजिटल डिवाइस, दस्तावेज, मोबाइल फोन, सिम कार्ड और संदिग्ध सामग्री जब्त की गई है, जिनका फॉरेंसिक विश्लेषण किया जा रहा है। इस मॉड्यूल का लक्ष्य स्थानीय युवाओं को बरगलाकर आतंकी संगठनों में भर्ती करना और जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को अंजाम देना था। ऐसा करने के लिए इन्हें सीमा पार से निर्देश मिल रहे थे।